कहानी की शुरुआत होती है फ्रैंक मॉरिस नाम के एक जबरदस्त अपराधी से। अब भाई साहब को भेजा जा रहा था अल्कैट्रज नाम की एक तगड़ी सिक्योरिटी वाली जेल में। ये जेल कोई मामूली जगह नहीं थी, समुंदर के बीचों बीच एक टापू पर बनी थी और वहां से आज तक कोई कैदी भाग नहीं पाया था। लेकिन फ्रैंक के बारे में सबको पता था कि वो तो जेल से भागने के लिए ही बदनाम था। अब तक न जाने कितनी जेलें तोड़ चुका था। अब जब उसे अल्कैट्रज में डाला गया तो सबसे पहले उसकी कड़क तलाशी ली गई और फिर उसके सेल में ठूंस दिया गया, जहां अब उसे जिंदगी काटनी थी। अगले दिन नाश्ते के टेम फ्रैंक की मुलाकात होती है एक बूढ़े कैदी लिटमस से, जो एक चूहे को पाल रखा था जैसे कोई पालतू जानवर हो। बातों बातों में फ्रैंक की नजर पड़ती है वुल्फ नाम के एक और कैदी पर, जो उस पर लाइन मार रहा था। लेकिन फ्रैंक ने उसे भाव नहीं दिया और लिटमस से ही बतियाता रहा। थोड़ी देर बाद वार्डन ने उसे अपने कमरे में बुलाया, समझाया धमकाया कि यहां से भागने की कोशिश मत करना। बोला कि तेरे जैसे बहुत आए गए, कोई नहीं भाग पाया। लेकिन इसी दौरान फ्रैंक उसकी टेबल से एक छोटा सा नेल कटर चुपके से चुरा लेता है। अब भले ही छोटा औजार हो, लेकिन ऐसी जेल में यही छोटी चीजें बड़ा काम करती हैं। उसने वो नेल कटर बाइबल में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब ग्रुप शावर हो रहा था, वुल्फ फिर आया और इस बार छेड़खानी करने लगा। लेकिन अब की बार फ्रैंक चुप नहीं रहा। उसने वुल्फ को पकड़ के पीट दिया। इस लड़ाई के बाद सबको समझ आ गया कि फ्रैंक से पंगा नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे जेल की लाइब्रेरी फ्रैंक की पसंदीदा जगह बन गई। वहां उसकी जान पहचान हुई लाइब्रेरियन इंग्लिश से। इंग्लिश भी उम्र कैद भुगत रहा था, किताबों में ही खुद को डुबो रखा था। दोनों को इतिहास पढ़ना बहुत पसंद था, तो जमने लगी दोस्ती। इसी बीच एक और कैदी मिला, डॉक। बड़ा अच्छा पेंटर था, जेल में पेंटिंग करके खुद को पागल होने से बचा रखा था। एक दिन गार्ड ने फ्रैंक को कारपेंटर की नौकरी ऑफर की। बोले, काम करोगे तो थोड़ा बहुत कमाई भी होगी। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकी। एक दिन जब सब कैदी बाहर थे, वुल्फ फिर लौटा और इस बार हथियार लेकर आया। लेकिन डॉक ने वक्त रहते फ्रैंक को खबर कर दी और फ्रैंक ने जैकेट से खुद को बचा लिया। इसके बाद दोनों में तगड़ी मारपीट हुई और फिर दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया, मतलब अकेले पिंजरे में। 2 हफ्ते बाद जब फ्रैंक लौटा तो लिटमस ने अपने पालतू चूहे के जरिए एक वेलकम नोट भेजा। वापस आने के बाद उसकी दोस्ती चार्ली नाम के एक और कैदी से हो गई, जो बॉर्डर क्रॉस करने के चक्कर में फंसा था। अब चार्ली को अपनी मां की हालत का पता चला, जो अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर थी। इससे चार्ली को भी भागने का मन करने लगा। इसी दौरान वार्डन ने बिना बताए जेल का दौरा किया। वहां उसकी नजर अपनी ही एक तस्वीर पर पड़ी, जो डॉक ने बनाई थी। पहले तो पसंद आई, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ। गुस्से में आकर उसने सारी पेंटिंग्स को हटवा दिया। इससे डॉक टूट गया। उसके लिए पेंटिंग ही सब कुछ था। एक दिन वो इतना गुस्सा हुआ कि मशीन में अपनी 3 उंगलियां कटवा दी। ये जैसे उसके विद्रोह का तरीका था। फ्रैंक इस सब को चुपचाप देख रहा था। उसी रात उसने देखा कि वेंट से कॉकरोच आ रहे हैं और तब उसे लगा कि शायद वहीं से बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। फिर इंग्लिश ने बताया कि वार्डन ने पेंटिंग्स इसलिए हटवाई क्योंकि उसे अपनी फोटो पसंद नहीं आई। अगले दिन खाना खाते वक्त फ्रैंक की मुलाकात जॉन और क्लेरेंस से हुई, जो उसे एक पुरानी जेल से जानते थे। बातचीत में उन्होंने बताया कि इस जेल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि चारों तरफ समुंदर है। लेकिन ये बात सुनकर फ्रैंक के दिमाग में एक नया आइडिया आ गया। वो इतिहास बनाना चाहता था। उस रात से ही फ्रैंक ने अपने सेल की ग्रिल के पास की सीमेंट को नेल कटर से कुरेदना शुरू कर दिया। जैसे ही गार्ड आता, वो बाइबल खोल के बैठ जाता जैसे पढ़ाई कर रहा हो। धीरे धीरे ग्रिल की सीमेंट कमजोर होने लगी। अब प्लान बन चुका था। क्लियरेंस कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता था, तो उसने धीरे धीरे रेनकोट और रबर की चीजें चुराना शुरू कर दी। फ्रैंक को इससे लाइफ बोट और जैकेट बनानी आती थी। अब सब मिलकर दिन रात एक करके भागने का रास्ता बनाने लगे। चार्ली बाहर नजर रखता और फ्रैंक अंदर से सीमेंट निकालता। लेकिन नेल कटर छोटा था, तो काम बहुत धीमे चल रहा था और फ्रैंक के हाथ भी छिल गए थे। अब जो परेशानी फ्रैंक को खाई जा रही थी, वो हर रोज की वही पुरानी चम्मच थी। बड़ी छोटी थी, कमजोर सी, काम ढंग से होता नहीं था।
अगली सुबह उसने अपने साथियों से इस बात का जिक्र कर दिया। सबने कहा कि अगर हमें वाकई जेल से भागना है तो कुछ तगड़ा औजार चाहिए, जिससे काम जल्दी और ढंग से हो सके। तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी। उसने झट से चम्मच को अपने जूते पे घिसा, गंदा कर दिया और गार्ड को आवाज दी। बोला, भैया जी, चम्मच तो बिल्कुल गंदी हो गई है, कुछ नया दिलवा दो। बाकी कैदियों ने भी सुर में सुर मिलाया। सबने बोला, हाँ साहब, हमारी भी चम्मच गंदी हो गई है। गार्ड को इसमें कुछ गड़बड़ नजर नहीं आई। उसने बोले, ठीक है, सबकी चम्मच बदल दी जाएगी। जैसे ही वो सब चम्मच बदलवाने फ्रंट डेस्क पे पहुंचे, जॉन ने वहां खड़े गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया। बातों का जाल ऐसा फेंका कि गार्ड हंस-हंस के दोहरा हो गया। इसी मौके का फायदा उठा के फ्रैंक ने चुपचाप एक एक्स्ट्रा चम्मच अपनी जेब में डाल ली। लेकिन भैया, फ्रैंक यही नहीं रुका। उसने लिटमस से अपने हिस्से के 20 दिन की मिठाई के बदले कुछ और जरूरी सामान जुटाया। फिर क्या था, उस एक्स्ट्रा चम्मच को उसने नेल कटर और सिक्के के साथ जोड़ के एक नया औजार बना डाला। अब वो औजार पुराने वाले से कहीं ज्यादा तेज और दमदार था। उसी रात जब फ्रैंक अपने सेल में बैठा तेजी से दीवार की सीमेंट कुरेद रहा था, तभी गार्ड का आना हो गया। चार्ली से चूक हो गई, वो ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन किस्मत से इंग्लिश ने वक्त पे समझदारी दिखाई। गार्ड का ध्यान दूसरी ओर घुमा दिया। उसी दौरान चार्ली ने जेल की लोहे की सरियों पे जोर से मुक्का मारा। आवाज से फ्रैंक सतर्क हो गया। इशारा मिलते ही फ्रैंक ने झट से सारा सामान छुपा लिया। इस बार तो जान बच गई, लेकिन अब फ्रैंक को समझ आ गया कि चार्ली पे आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ दिनों में जब वो दीवार की ग्रिल निकालने लगा, तो पता चला कि उसके अंदर पेंच भी लगे हैं, जिन्हें हटाने के लिए नया औजार चाहिए था। जब भी उसे बाहर जाने का मौका मिलता, वो सीमेंट की पाउडर को चुपचाप बाहर गिरा देता। अब वो कारपेंटर शॉप में काम करता था। वही उसने धीरे धीरे चोरी से एक छोटा सा औजार तैयार किया। लेकिन असली टेंशन थी उसे दुकान से बाहर निकालने की, क्योंकि मेटल डिटेक्टर था वहां। तो उसने एक सड़ागला लोहे का टुकड़ा हाथ में रख लिया। जैसे ही अलार्म बजा, उसने वो टुकड़ा गार्ड के हाथ में पकड़ा दिया और बोला, भैया, यही तो था। गार्ड ने भी कुछ खास नहीं सोचा। असली औजार तो उसके जूते में छुपा था। सेल में पहुंचते ही उसने उस औजार से ग्रिल को खोलना शुरू किया और उसके पीछे नजर आई पाइपलाइन की जाल। अब ये शायद उनकी आजादी का रास्ता बन सकती थी। पर फ्रैंक जानता था, अब भी कुछ बड़ी तैयारी बाकी है। इसीलिए सबने फैसला किया कि गार्ड्स को धोखा देने के लिए नकली इंसानी सिर बनाएंगे, ताकि जब भागे तो लगे कि सब अपने अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। अब काम बंट गया। जॉन को नाई की दुकान से बाल इकट्ठा करने थे, चार्ली को रंग पेंट का इंतजाम करना था और फ्रैंक ने इंग्लिश से अखबार मंगवा लिए। सारा सामान मिलते ही फ्रैंक काम पे लग गया। सबसे पहले उसने अखबार को सीमेंट में मिलाकर खोपड़ी जैसी आकृति बनाई, उस पे रंग चढ़ाया और बाल चिपकाए। अब नकली सिर ऐसा बना जैसे असली हो। चार्ली ने तो ग्रिल जैसी दिखने वाली नकली जालियां बना डाली, ताकि जब असली निकाल दे तो किसी को फर्क ही न लगे। एक रात फ्रैंक ने अकेले ही ऊपर जाने की ठानी। नकली सिर और नकली ग्रिल की मदद से वो ग्रिल निकालकर पाइपलाइन तक पहुंचा। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसके सामने एक लोहे का भारी दरवाजा था, जिसे अकेले खोलना मुश्किल था। ठीक उसी वक्त एक गार्ड राउंड मारते हुए आ गया। जैसे ही उसके सेल के पास पहुंचा, उसे कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन फिर भी किस्मत से वो लोग बच निकले। अब तक उन सबको समझ आ चुका था कि उनके प्लान में थोड़ा फेरबदल करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह फ्रैंक और चार्ली पिछली रात के हादसे पे बातचीत करने लगे। तब तक जॉन और क्लेरेंस भी अपनी अपनी नकली खोपड़ियां तैयार कर चुके थे। फिर सबने तय किया कि अब इसी प्लान से आगे बढ़ा जाएगा। उसी रात जॉन और चार्ली फिर से उस लोहे वाले दरवाजे तक पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां तक का रास्ता तय किया। जब दरवाजा पकड़ा तो उन्हें लगा कि इसे काटा जा सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें बढ़िया औजार चाहिए था, मतलब जुगाड़ से आगे की चीज। अगले दिन म्यूजिक क्लास में बैठे बैठे चार्ली की नजर एक पुराने पंखे पर पड़ी। उसे देख के उसका दिमाग एकदम घूम गया। बोला, इसी से तो काम बनेगा। बस फिर क्या था, अपने हिस्से की सारी मिठाई देकर उसने लिटमस से सौदा कर लिया।
अब वो पंखा क्लास से बाहर ले जाना था। चार्ली ने उसे एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में छुपा लिया और चुपचाप बाहर निकाल लाया। पंखा जैसे ही फ्रैंक के हाथ में आया, उसने उसे औजार में बदलने का काम शुरू कर दिया। अब फिर से वो तीनों उस लोहे के दरवाजे तक पहुंचे और नए औजार की मदद से दरवाजे को काटना शुरू किया। काटते वक्त थोड़ा शोर भी हुआ, जिसकी आवाज गार्ड्स तक पहुंच गई, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोच लिया कि म्यूजिक क्लास का ही कुछ होगा। उधर अब रास्ता बन चुका था। सबने तय किया कि मंगलवार की रात को एल्काट्राज जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से भागा जाएगा। मंगलवार सुबह नाश्ते के वक्त फ्रैंक ने अपने पुराने साथी डॉग की याद में टेबल पे एक फूल रख दिया। वार्डन की नजर पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने जेल के नियम कायदे याद दिलाए और उसी वक्त फूल को अपने जूते से मसल दिया। वार्डन के इस घटिया बर्ताव से लिटमस बुरी तरह भड़क गया। वो वार्डन पे हमला करने ही वाला था कि अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद वार्डन ने गुस्से में आकर फ्रैंक के सेल की तलाशी ली, पर कुछ भी नहीं मिला। इससे वो और भड़का और गुस्से में चार्ली और फ्रैंक का सेल ही बदलवा दिया। इधर वुल्फ भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आ चुका था और अब वो दोबारा फ्रैंक पे हमला करने को तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, इंग्लिश बीच में आ गया और उसे दबोच लिया। रात को तय प्लान के मुताबिक फ्रैंक, जॉन, चार्ली और क्लेरेंस को पाइप के पास मिलना था। पर एन मौके पे चार्ली घबरा गया और उसने भागने से इनकार कर दिया। लेकिन बाकी तीनों बिल्कुल प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते गए। उधर चार्ली के आंखों के सामने से उसकी आजादी का सपना फिसलता चला गया। दूसरी तरफ फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस उस दरवाजे को पार करते हुए छत तक पहुंच गए। अब उन्हें सर्चलाइट से बचते हुए निकलना था। चार्ली ने भी आखिरकार हिम्मत दिखाई और फिर पूरी रफ्तार से पाइपलाइन पार करते हुए दरवाजे तक पहुंचा। बट अब अकेले वो दरवाजा पार नहीं कर सका। मतलब उसका डर ही उसकी आजादी छीन ले गया। इधर तीनों, फ्रैंक, जॉन और क्लेरेंस, सर्चलाइट से बचते बचाते जेल की आखिरी दीवार तक पहुंच गए। सब कुछ चुपचाप हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई था नहीं। फिर चुपके से दीवार पार की और जेल से बाहर हो गए। अब वो तीनों सड़क पार करते हुए सीधा समंदर के किनारे पहुंचे। उन्हें अच्छे से पता था कि किसको क्या करना है। तीनों बिना बोले शांति से काम में लग गए। उन्होंने अपनी नाव में तेजी से हवा भरनी शुरू कर दी। अब मुंह से नाव फुलाना कोई आसान काम नहीं होता, बट जब जान पे बनाए तो इंसान सब कर जाता है। और उन्होंने कर दिखाया। तीनों नाव में बैठ के एल्काट्राज की सरहद पार करने निकल पड़े। अगली सुबह गार्ड्स जब राउंड पे आए तो शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फ्रैंक अब तक चादर ओढ़े पड़ा है तो शक हुआ। जैसे ही चादर हटाई, उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां असली फ्रैंक नहीं, वो नकली खोपड़ी थी। अलार्म बजा दिया गया। पूरी जेल में हड़कंप मच गया। बाद में पता चला कि दो और कैदी भी गायब हैं। अब तीनों की तलाश शुरू हुई। नाव, हेलीकॉप्टर, गोताखोर सब लगा दिए गए, बट कोई सुराग नहीं मिला। कुछ पुलिस वालों को शक था कि वो समंदर में डूब गए होंगे, बट वार्डन को अपने अंदर ही अंदर मालूम था कि वो तीनों बच निकले हैं। लेकिन जेल की इज्जत बचाने के लिए उसने दुनिया को बोल दिया कि तीनों मर चुके हैं। मगर कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं कर रहा था। ये सच्ची कहानी है, जहां फ्रैंक जेल तोड़ने वाले जीनियस के नाम से मशहूर हो गया। 1 साल तक गुपचुप सर्च ऑपरेशन चलता रहा, बट कभी कोई बॉडी नहीं मिली। मतलब साफ था, वो तीनों आजाद हो चुके थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली मूवी में।